हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 18 जनवरी को जो अलग अलग शिफ्टों में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि इससे 17 जनवरी, 16 जनवरी और उससे भी पहले के भी जो अलग अलग डेटों में एग्जाम हुए उनके अलग अलग शिफ्टों के क्वेश्चंस हम लोग उसमें करवा चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके या आई बटन को क्लिक करके भी आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स इसमें यही कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी शिफ्ट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। मैं जितने भी शिफ्टों में एक पर्टिकुलर डेट में जितने भी शिफ्ट होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का मिक्सअप करवाता हूँ, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर शिफ्ट से क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इनका क्वेश्चन तो मिलता है नहीं, ये क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स के थ्रू मिलते हैं। तो हमें जब अलग अलग माध्यमों से ये क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, तो हम उनका एनालिसिस करा करके तब आपके बीच उस क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको उस पैटर्न से फेस टू फेस करा पाएं, रूबरू करा पाएं, ताकि आपको ये जानकारी मिले जो आने वाले स्टूडेंट्स है, जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, जो आप आने वाले डेटों में एग्जाम देंगे, उनको एक सर्टेन आइडियाज मिल सके कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं और कैसा क्वेश्चन किस और कौन से चैप्टर को ज्यादा टच कर रहा है आरआरबी, तो एनटीपीसी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधी चलते हैं जो 18 जनवरी को अलग अलग शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस को हम लोग बड़ा इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस कैसा पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन जो थे वो कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा था। चलिए चलते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा यहाँ पर, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपके पास ऐसा दिया था कि जैसे दिया कि a बराबर 1/5 है, उसके बाद दिया कि b बराबर 1/7 है और c बराबर दिया आपको 1/3 है। आपसे पूछा गया था कि a, b और c का रेशियो क्या होगा बराबर व्हाट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हम लोग चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/5, b का मान 1/7 और c का मान 1/3। चूंकि यही रेशियो हमसे पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से ज्यादा बेस्ट तरीका मैं स्टूडेंट्स ये समझता हूं कि जैसे अगर आप 5, 7 और 3 तीनों ही अभाज्य संख्या हैं और तीनों का एलसीएम क्या होगा, यानी तीनों का गुणनफल। अगर हम कहेंगे कि 5, 7 और तीनों को गुणनफल गुना करेंगे तो 5 7 35, 7 21, 5 105 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए 105 ही आएगा। तो आप यहाँ पर 105 रखेंगे, 105 रखेंगे और 5 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे 105 रखेंगे और 7 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। फिर यहाँ पर 105 रखेंगे और 3 से काटेंगे तो 35 बार में कटेगा। लेकिन मैं इससे अच्छा एक और तरीका आपको बताता हूँ, ये आप लंबे प्रोसेस में मत जाइए। सीधी आपको करना क्या है कि आपसे यहाँ क्या पूछा गया कि इसकी रेशियो पूछी जा रही है कि, तो इस 5 को छोड़ करके 7 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 21, तो सीधा 21 लिख दीजिए यहाँ पर। अब इस 7 को छोड़ दीजिए आप, तो इसका पूछा जा रहा है, जिसका पूछा जाए ना उसको छोड़ दीजिए, 7 को हटा दीजिए, तो 5 या 15 बाहर को गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब आपसे ये वाला पूछा जा रहा है तो इसको छोड़ दीजिए आप, तो 7 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस है स्टूडेंट्स वहां पर लागू होगा जहां पर आपका अंश, यहां पर आप देख रहे थे कि अंश सेम था, सबका अंश जो था यानी न्यूमरेटर 1 था, तभी ऐसे पॉसिबल हो सकता था। अगर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर सबके न्यूमरेटर यानी कि अंश अलग अलग होते, तब आप ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं लगा सकते थे। तब आप क्या करते, एलसीएम लेते और फिर यहाँ पर जो भी होता उससे उसको मल्टीप्लाई करके तब आप इससे काटते। लेकिन यहाँ पर चूंकि आसान था, 1 था, इसलिए हमने इसको इजिली कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। यही आपका ABC का रेशियो हुआ, 21 रेशियो 15 रेशियो 35। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपके बीच आ रहा है वो कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूं कि एनटीपीसी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, लेकिन वाकई में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन था कि एक वृत्त की परिधि, जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि उसका व्यास क्या होगा। आपको पता है कि वृत्त की परिधि होती क्या है, कुल घेरे की लंबाई। किसी भी वृत्त के कुल घेरे की लंबाई को हम कहते हैं परिधि और इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि जो होती है उसका फार्मूला होता है 2πr। r का मतलब होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या। यही त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है जो आपसे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब हो गया ये वाली लंबाई आपसे पूछी जा रही है, ये बीच की जो लंबाई होती है ये पूछी जा रही है और आपको पूरा व्यास, पूरा जो परिधि है वो दिया गया है 132 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर ले लीजिए
यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप तोड़ दीजिए, पाई का मान 22/7, आर लिख दीजिए, 132 लिख दीजिए, 32 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कितना बराबर आपको क्या होगा, 44/7 आर 132 सेंटीमीटर। अब 44 से अगर आप इसको काटेंगे तो 44 तिया 132 होता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, तो 7 से ये गुना हो जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। यानी कि हमें त्रिज्या निकल के आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है व्यास, तो आपको पता है कि त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है व्यास की, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा, 42 सेंटीमीटर। सीधे इसका डबल कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई हुई वो 42 सेंटीमीटर हुई। यही आपसे पूछा गया था, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बीच है। क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बराबर है 2 के। तो आपसे पूछा गया कि साइन का पावर 5 थीटा अब प्लस में कॉसेक का पावर 5 थीटा बराबर व्हाट। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि यहां पर ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ये इसका भी आंसर 2 ही होगा, लेकिन सवाल है कैसे होगा 2, इसको समझिए। देखिए आपको यहाँ क्या दिखता है कि साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, और ये कब संभव हो सकता है, जब आपको साइन 90 डिग्री का मान आपको पता है कि 1 होता है और कॉसेक 90 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 90 डिग्री तो हमको 1 आता है इसका मान, और यहाँ लिखते हैं हम कॉसेक 90 डिग्री जो इसका मान दिया गया है, तो दोनों मिला के हमको 2 हो जाता। तो इससे क्या पता चला, थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री है। यानी थीटा जो है यहाँ पर वो 90 डिग्री के बराबर है। तो सिंपल सी बात है कि साइन 90 का मान 1 है, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री। तो अब आप ये लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो साइन 5, तो यानी कि जब हमें पता चल गया कि साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ इसका मान भी 1 ही होगा। तो 1 का पावर लेकिन कितना हो जाएगा, 5। अब फिर यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कॉसेक 90 डिग्री बराबर है 1, तो यहाँ भी कॉसेक का पावर 5, तो यहाँ भी आप 1 का पावर 5 कर देंगे। अब आपको पता है 1 का पावर आप कुछ भी कीजिए, यानी 1 यहां पर हो और उसका आधार हो और उसका घात यानी कि उसका पावर कुछ भी दिया रहे तो उसका मान 1 ही आता है, अनटिल अनलेस कि वो माइनस में ना हो तो तब। तो यहां पर 1 का पावर 5 तो वो 1 ही होगा, 1 का पावर 5 1 ही होगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब इसका आंसर भी हमें 2 ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, जो कि फिर से एक इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो पूछा गया इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि आपको कॉर्नर पर दिखता होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, उसका एरिया निकालना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और उसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो आप समझ पाइए, देखिए समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको, समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण जो होता है वो सब 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। अब इसी का आपको एरिया पूछा गया। मान लीजिए इसका एक साइड आपको दे दिया है कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो पूछा कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है उसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बराबर वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो आपको पता है कि भुजा इसका है कितना, 4 सेंटीमीटर। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसे, 4। अब आप यहां पर 4 सेंटीमीटर रखेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर का आप कर दीजिए, 4 से फिर काट दीजिए 4 सेंटीमीटर, तो आपका कितना हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपसे ये 18 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट ने इसको नहीं बनाया होगा, मोस्टली स्टूडेंट ने इसको बनाया होगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है वो कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन, राम एक काम को 12 दिन में, महेश एक काम को 15 दिन में और दिनेश एक काम को 20 दिन में करता है। अब कहता है कि तीनों अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो बड़ा इजीली आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। कहता है कि राम एक काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिन में, तो राम का एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। कहता है कि महेश एक काम को 15 दिन में करता है, तो महेश का एक दिन का काम कितना होगा, 1/15। और दिनेश एक काम को 20 दिन में करता है, तो दिनेश का एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आप करना क्या है कि 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेना है। तो आपका इसका एलसीएम कितना होगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 इससे भी निकलेगा, 4 निकलेगा और 3 निकलेगा। चूंकि 4 और 3 तो यहाँ भी है, तो 5 चौके
20 अतिया 60 तो 12 पचे 60 हो जाएगा। 12 से काट दीजिए, 15 चौके 60 हो जाएगा। चूंकि सब ऊपर में तो सब एक ही है तो एक की तो कोई जरूरत है नहीं, 20 तिया 60 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 तो 12/60 हो जाएगा। 12 से इसको काट दीजिए तो 1/5, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1/5 का उल्टा 5 हो जाएगा। तो यानी कि तीनों मिलकर, राम, महेश और दिनेश मिलकर के उस काम को 5 दिनों में समाप्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके बीच है कुछ ऐसा। क्वेश्चन कहता है कि XYZ का अनुपात, यानी कि उनके लाभ का अनुपात, XYZ के लाभ का अनुपात 2:3:4 है। कहता है कि तीनों का कुल लाभ 36,000 रुपये है। तो कहता है कि प्रत्येक का लाभ निकालिए। तो यहां पर आपको दे रहा है कि X, Y और Z का अनुपात कितना दे रहा है? 2:3:4 है उनके लाभ का अनुपात। अब कुल लाभ दिया कितना है आपको? 36,000 रुपये कुल लाभ आपको दिए गए हैं। अब X का, Y का, Z का पूछ रहा है तो X का निकाल लीजिए। X का लाभ कितना हो जाएगा? आप इनको जोड़ दीजिए, 4 3 7 1 9 9 9 9। अब यहां पर आप 2 रख दीजिए, अब यहां पर 36 रख दीजिए, 36,000। अब इससे इसको काट दीजिए, 9 चौका 36 तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8,000। अब इसी तरीके से आपको Y का निकल जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि एक इकाई का मान कितना निकल के आ रहा है? 4,000। चूंकि आप 9 तो सब में आएगा, यहां पर 36,000 और 9 तो सब में आएगा, तो एक इकाई का मान है कितना? 4,000। तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, Y का मान निकल जाएगा। तो 3 को 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। उसी तरीके से Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z का मान है कितना? Z का मान 4 है और एक इकाई का मान कितना? 4,000। तो 4,000 लिख दीजिए, 4 चौके 16,000 हो जाएगा। तो तीनों के लाभ जो हैं ऐसे निकल करके आए। X का लाभ हो गया 8,000, Y का लाभ हो गया 12,000 और Z का लाभ हो गया 16,000, क्योंकि उनके लाभ के अनुपात में ही उनको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कहता है कि A B से दोगुना कुशल है, यानी उसकी A की जो कार्य क्षमता है वो B से डबल है, यानी उसकी वर्क एफिशिएंसी B से डबल है। कहता है दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो इसको आप बड़ा इजी वे में समझिए। अगर मैं कहूं कि किसी आदमी की, मैं कहूं कि मेरी कार्य क्षमता किसी से दोगुनी है, तो जब ऑब्वियस ही बात है वो आदमी जितना समय लेगा उससे मैं आधा समय लूंगा। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है। कहता है कि A की क्षमता B से दोगुनी है तो A B से क्या करेगा? आधा समय लेगा। तो अगर मैं कहूं कि A अगर x दिन लेगा तो यहां क्लियर है कि B कितना दिन लेगा? 2x दिन लेगा। क्योंकि अगर A को x डे लगेगा तो B को 2x लगेगा, क्योंकि A उससे दोगुना कार्य कुशल है। तो यहां पर कहता है कि दोनों मिल करके, यानी कि A का एक दिन का काम कितना होगा? 1/x। अब B का एक दिन का काम कितना होगा? 1/2x। अब कहता है कि दोनों मिल करके, A और B दोनों मिल करके, यानी कि A और B दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 1/5। तो हमें x का मान निकाल लेना है। तो x और 2x का एलसीएम कितना होगा? 2x। यहां से x कट जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2x कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे? 2 + 1 3 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15। अब यहां पर क्या हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, तो 15/2। यानी कि इतना समय किसको लग रहा है? x को लग रहा है। लेकिन यहां तो पूछा जा रहा है b को, यानी x किसके बराबर है? a को। यानी कि हम कहेंगे a को लग रहा है 15/2, यानी 15/2 का मतलब क्या हो गया? 7.5 दिन। तो क्लियर है कि b को कितना लगेगा? 15 दिन लगेगा। आप यहां पर वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप भरवली भी कर सकते हैं। तो b को कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन लग जाएगा। सीधा सीधा आंसर आपका ये निकल के आएगा। यहां पर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए, x का मान कितना आया? 15/2। तो यहाँ x का मान बैठाएंगे तो ये 2 काट देंगे तो 15 आएगा, तो वही आपका 15 आंसर आया। तो b को अकेले 15 दिन में कर पाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बीच आ रहा है, वो कुछ ऐसा है। कहता है कि 1/x + 1/a बराबर 2 के है। तो कहता है कि x का पावर 206 और x का पावर 206 बराबर वाट। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, इसका भी आंसर 2 ही होगा। क्यों? देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं द्विघातीय समीकरण पर जाऊं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाऊं तो हमें x का मान 1 निकल के आएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहने का मतलब x² ऐसे कर दीजिए, आप x² कर दीजिए +1 और 2x कर दीजिए। अब इसको आप इधर ले आएंगे, x 2x और ये +1 हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे करने में टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है
कि सिंपल से तरीके से आपको सॉल्व करना है यहाँ पर कि ये तो आपने समझ लिया। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको सोचना है कि x का क्या मान रखूं, x की कौन सी वैल्यू यहाँ रखी जाए, यहाँ और यहाँ, कि दोनों को जोड़ने से हमें 2 मिल जाए। तो आपके माइंड में आएगा 1। अगर कहेंगे कि हम x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ भी हमें x का मान 1 ही रखना पड़ेगा। 1/1 मतलब 1, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, हमें x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया 1। यहाँ भी अगर आप सॉल्व करते तो यहाँ आपको x का मान 1 ही निकल के आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे हम। अब आपको पता है कि 1 को आप पावर कुछ भी रखिए तो 1 ही देगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बीच आ रहा है, कहता है कि 5 रुपए में 6 आम खरीदे जाते हैं तथा 6 रुपए में 5 आम बेचे जाते हैं, तो कहता है लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। बड़ा सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट है कि आपने 5 रुपए में 6 आम खरीदा, यानी 5 रुपए में आप ऐसे समझिए कि आपने 6 सामान खरीदा। अब आप 6 रुपए में 5 सामान बेच रहे हो, तो क्लियर है कि आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि 5 में तो आपने 6 ही सामान खरीदा। अब रुपया भी आपने 1 रुपया बढ़ा दिया, आप सामान भी 1 घटा के बेच रहे हैं, यानी कि आपको 6 की जगह 5 ही सामान, और रुपया भी आप 1 रुपया ज्यादा ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको लाभ हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को आप कई तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 रुपए में 6 आम खरीदे गए तो 1 आम का क्रय मूल्य क्या होगा, 5/6। अगर मैं कहूंगा कि 6 रुपए में 5 आम बेचे गए तो आप कहोगे कि 6/5 1 आम का विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। तो आपको पता है कि इन दोनों का अंतर जो होगा वो लाभ के रूप में आएगा। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 6/5 यानी विक्रय मूल्य और माइनस में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है कितना, इतना, तो 6 के 36 और 5 25, तो यहाँ तो 30 ही हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा और ये 25, और 36 में से 25 घटाएंगे तो 11/30 आ जाएगा। तो ये आपको लाभ निकल के आ गया। अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना था। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 और बटे में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका है कितना, 5/6 लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, 11/30, ये 6 को आप ऊपर ले जाइए, 5 नीचे रहने दीजिए और 100 इधर कर दीजिए। अब आप इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहां से इसको काट दीजिए, यहां से इसको काट दीजिए, अब यहां से इसको भी काट दीजिए 2, इस 3 से इसको भी काट दीजिए, तो 11 दूना 22 दूना 44, 44% आपको लाभ मिला। एक तो तरीका ये था बनाने का। और इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स कुछ वैसा है, कहता है कि 5 रुपए में आप 6 आम खरीदते हो और 6 रुपए में आप क्या करते हो कि 5 आम बेच देते हो। तो बाहर वाले को बाहर वाले से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप ऐसे फॉर्मेट में पहले लगा दीजिए, और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंदर वाले को अंदर से। तो बाहर वाले को जो आप करेंगे ना वो आपको दे देगा क्रय मूल्य। तो बाहर को 5 को 5 से करेंगे तो आपको हो जाएगा 25, और अंदर वाले को करेंगे तो वो आपको दे देगा विक्रय मूल्य। अब वो ज्यादा हो कम हो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अनुसार। तो 6 के 36 हो जाएगा। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा है। कितना ज्यादा है, और क्रय मूल्य 25 रुपया है ज्यादा कितना, 11 रुपया, यानी कि 11 रुपया विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो आपको प्रतिशत लाभ होगा यहाँ पर। तो लाभ गुने 100, अब बटे में आप क्या लिखेंगे, बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य है कितना आपका 25 रुपया, 25 यहाँ रख दीजिए, 25 चौके 100, तो 11 चौके 44, यानी कि 44% आपका लाभ होगा। यही आपका आंसर था। तो आप ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए जो मैंने पहले तरीका बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपके बीच आ रहा है वो है, कहता है कि 1,62,000 रुपए 10% की दर से घट रहा है। 1,62,000 रुपए 10% सालाना की दर से घट रहा है। तो 2 साल पहले कहता है कि उसकी कीमत क्या थी। क्लियर है कि अगर 10% हर साल घट रहा है तो क्लियर है कि 2 साल पहले उसकी कीमत ज्यादा रही होगी। तो आपको करना क्या, आपको सिंपल सा तरीका अपनाना है कि ऐसे कर देना है कि 1,62,000। ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा स्टूडेंट्स ऐसे ही बनाएंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे। 10% की दर से घट रहा था, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या होती है, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है, मैं यहां लिख रहा हूं। अगर मैंने कहा कि 10% की फ्रैक्शनल वैल्यूज जो होगी वो इस रेट से घटेगा, आप ऐसे भी मत समझिए, आप ऐसे काट दीजिए। अब चूंकि 1/10 होता है, 1/10 होता है। अब चूंकि
10 में से 1 घटाइए, ये तो रियल में होगा, लेकिन इतना तो घट रहा है ना हर साल। तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे, घटाने के लिए आप 1 माइनस करके लिखते हैं, तो आप डायरेक्ट ही कर दीजिए, 10 में से 1 घटा दीजिएगा 9, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसमें से अगर आप घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 9/10। अब चूंकि 2 साल का पूछा जा रहा था, 9×9 = 81 अब बटा 100, 9×9 = 81/100। अब यही 100 जो है ना, ये ऊपर चला गया यहाँ पर, आइए 81 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, 81 दूना, यहाँ काट दीजिए, 81 दूना 162, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 दूना 16 कट जाएगा, 2000। अब इस 2000 से 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कितना जीरो बैठेगा, 3 2 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 लाख हो जाएंगे इसके आंसर। यानी कि उस की कीमत 2 साल पहले 2 लाख रुपए थी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ रहा है, जो कि क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा गया है कि साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है। याद रखेंगे स्टूडेंट, साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1/2 √2। √3 - 1 2 √2 होता है। अब ये कैसे निकलता है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको आप लोग याद रख लीजिए, √3 - 1/2 √2 होता है। तो यहां पर, और यही मान इसका भी होता है, cos 75 डिग्री का भी मान होता है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब साइन 15 डिग्री और cos 75 डिग्री दोनों का मान सेम टू सेम ही होता है। इसका भी मान यही, इसका भी मान यही। उसी तरीके से cos 15 डिग्री का मान √3 + 1 होता है और 2 √2 होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपसे साइन 15 पूछा, तो हो सकता है कभी cos 75 पूछ ले या कभी cos 15 पूछ ले। इतना ही मान आपका साइन 75 डिग्री का भी होता है। अब आप क्या गौर कर रहे हैं यहां पर, इस बात को समझिए। यहां देखिए, यहां √3 - 1 था, यहां √3 + 1 है। यानी कहने का मतलब साइन 15 डिग्री में का फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ यहां माइनस रहेगा। अब cos 15 डिग्री का क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यहां प्लस रहेगा, यहां माइनस की जगह प्लस रहेगा। और साइन 15 का जो मान रहेगा वही cos 75 का मान रहेगा, cos 75 का जो मान रहेगा वही साइन 15 का मान रहेगा, सॉरी साइन 75 डिग्री का मान होगा। लेकिन सवाल है कि ये आता कैसे है, इसको हम लोग समझेंगे अभी। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ इस रिलेशन से बन रहा है। यहां पर मैं एक रिलेशन ले रहा हूं a - b, साइन a - b। तो साइन a - b जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहां पर आप इसको समझ लीजिए। साइन a - b होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कॉस a इंटू साइन b। अब ये हुआ कैसे, इसको आप समझ लीजिए। यहां पर हमसे पूछा गया था साइन 15 डिग्री का मान, साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटाएंगे तो आपको 15 डिग्री हो जाएगा। अब ये कुछ इस फार्मूले पर बैठ जाएगा, इस फार्मूले पर बैठ जाएगा। अब आप गौर कीजिए, ए के जगह पर आया क्या था 60 डिग्री, और बी की जगह पर क्या आया था 45 डिग्री। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए के जगह पर आप क्या रखेंगे, साइन 60 डिग्री। बी के जगह पर क्या रखेंगे 45 डिग्री, यानी कि cos 45 डिग्री। उसी तरीके से आप उल्टा हो जाएगा, cos ए के जगह पर क्या रखेंगे, ए के जगह पर 60 डिग्री तक cos 60 डिग्री रख दीजिए। साइन बी की जगह पर क्या है 45 डिग्री, तो आप साइन 45 डिग्री रख दीजिए। अब आप आसानी से सबका मान निकाल सकते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना 1/√2। अब आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ये आपको कितना दे देगा, यहां पर मैं ऊपर की तरफ करवा रहा हूं आपको, ये आ जाएगा √3, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा आपका 1 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 हो जाएगा 2√2। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2√2 आ जाएगा, 2√2 यहाँ भी है, 2√2 कट, ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर में √3 बच जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर भी -1 बच जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि साइन 15 डिग्री का मान आपका कितना आया, कितना आया √3 - 1/2 √2। और कैसे आया यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। लेकिन इससे अच्छा ज्यादा बेटर रहेगा, कितना सॉल्व करने से अच्छा अगर आपको याद होता कि साइन 15 डिग्री का मान √3 - 1/2 √2 होता है, और जिस तरह से साइन 15 डिग्री का तो cos 75 का भी मान वही था, और cos 15 डिग्री का मान क्या हुआ √3 + 1/2 √2 हुआ। तो उसी तरीके से साइन 75 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा √3 + 1/2 √2। आप ऐसे याद कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
वरना तो आप ऐसे सॉल्व कर ही सकते हैं। इसमें भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा, अगर लेकिन आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए इसके लिए। ये वाला फार्मूला याद होता तभी आप कर पाते। अब स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने देखा कि जो 18 जनवरी को जो अलग अलग शिफ्टों में जो एग्जाम हुए उसके कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने एनालिसिस किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आज जो भी क्वेश्चंस मैंने करा है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिले और आप इससे काफ़ी आपको हेल्प मिले, ताकि जो फ्यूचर एस्पिरेंट है जो आगे आने वाले डेटों में एग्जाम देने वाले हैं उनको एक सर्टेन आइडियाज मिल सके कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर को। ऑलमोस्ट देखिए आरआरबी एनटीपीसी सारे चैप्टर्स को टच कर रही है, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, टाइम ऑन वर्क हो या टाइम एंड डिस्टेंस हो, हर एक पार्ट को वो टच कर रही है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, हर पार्ट को वो टच कर रही है। कोई ऐसा पार्ट है नहीं है जो उन्होंने नहीं छोड़ा है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस वो डीआई से भी पूछ रही है, हालांकि डीआई के क्वेश्चंस डायरेक्ट हमें स्टूडेंट्स के थ्रू नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपके बीच लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो हमें मिलेंगे, और हमारी कोशिश हमने स्टूडेंट्स लोगों से कहा हुआ है कि अगर आपके डीआई के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो वो भी, हालांकि डीआई के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स से हमें पता चला है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट मिले ताकि हम वो क्वेश्चंस आपके बीच यहाँ पर सॉल्व करा पाए, जिससे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले समय में एग्जाम दें उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सके इससे। तो मैं यही चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोग लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपको जो भी क्वेश्चंस कराएं उससे आपको एक सर्टेन आइडियाज मिलता रहे कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग 19 तारीख का वीडियो में लेकर के आऊँगा आपका। 19 जनवरी के जो अलग अलग शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उनको मैं कराऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।